हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आकांक्षा, नरेश, गुड इवनिंग जी। आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? यस। साउंड सही आ रही है जी? ओ माय गॉड, काफी सारे बच्चे आ गए। एक बार पहले बस आपने एक काम करना है। पहले तो देखो, लास्ट वाला सेशन ना हमारा, अभी जो मैंने 3:30 बजे सेशन लिया था, वो 2-3 बच्चों की वजह से सारा सेशन खराब हो गया। उसको मैं यूट्यूब पे भी नहीं डाल पाया। और वो किस लिए खराब हो गया कि आपने वहां से ना अपनी ऑडियो बंद नहीं की हुई थी, और किसी नालायक बच्चे ने पीछे गाने चला रखे थे। वो पूरे सेशन में फिर स्टार्टिंग में 5-6 मिनट गाने आते रहे। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि देखो, हम आधा पौना घंटा यहाँ पे निकाल के आए हैं, तो इसका फायदा ना बहुत सारे बच्चों को होना भी चाहिए। क्योंकि आपके जो डाउट्स होंगे ना, क्या पता यूट्यूब पे इतने सारे बच्चे उनके भी सेम डाउट हो। ठीक है, तो हमें ना सबका अच्छा समझ के चलना है। ऐसा नहीं है कि हम सेशन कोई खराब कर दें बीच में आके। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। ठीक है, तो हमें सबके लिए अच्छा अच्छा काम करना है। ऐसे नहीं बीच में नालायक कि कई बच्चे गाने चला देते हैं। ठीक है, तो गाने कभी डांस डूस करना होगा, वैसे हम डांस कर लेंगे आराम से आके, बट अभी हमारा डाउट सेशन का टाइम। तो अपने अपनी ऑडियो जो है ना, ऑडियो वहां से बंद कर लेना। जिसके भी डाउट होंगे मैं वन बाय वन बुलाता रहूंगा, फिर उसके डाउट्स ले लेंगे। ठीक है, अभी भी कई बच्चों की ऑडियो वहां से ऑन है, प्लीज वहां से पहले म्यूट कर लो। चलो जी, अब वन बाय वन मैं डाउट लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला बच्चा एक है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 8EOF7659। आपने हैंड रेस किया। अंकित, अंकित पहले अपनी ऑडियो बंद करो। हाँ जी, आप डाउट पूछो जी। आपकी ऑडियो बंद है, वहां से ऑडियो ऑन करो। हाँ, आप हेलो, डाउट पूछो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, यस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सर, मेरे को प्लेस ऑफ सप्लाई में सेक्शन 10 में जो डिलीवरी ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी है, हाँ वो जी। समझना है कि थर्ड पार्टी कैसे है ना सप्लाई करता है। नहीं नहीं, थर्ड पार्टी का मतलब ये है, इधर सुनो ध्यान से। अब बच्चे का ना डाउट क्या, पहले एक बार मैं डाउट क्लियर कर दूं। बच्चे का डाउट क्या है कि जो आपका जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर था, ये कई बच्चों की अभी भी ऑडियो बंद है। ऑडियो ऑन है, उसको बंद कर दो प्लीज। लो जी, इधर सुना ध्यान से। अब डाउट बच्चे का यह है कि जो हमने एक चैप्टर किया था ना प्लेस ऑफ सप्लाई का, उसके अंदर जो हमने सेक्शन 10 किया था, उसमें ना एक सेकंड पॉइंट था जिसके अंदर मैंने कहा था कि अगर हम कोई भी गुड्स की सप्लाई करते हैं, दो केस होंगे, या तो सप्लाई के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व करेगा या मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करेगा। दो केस एक मेन हमारे ये होते हैं। फिर एक सेक्शन 10 में एक और पॉइंट था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने आपको सामान सप्लाई किया। अब अगर मैंने आपको सामान सप्लाई किया, तो मैं आपको जब ट्रांसपोर्ट करूंगा ना, ट्रांसपोर्ट करने से पहले क्या हुआ, आपके पास दूसरी पार्टी का कॉल आ गया कि ये सामान मुझे चाहिए। तो आपने मुझे कॉल किया, आपने कहा सर ये सामान ना मुझे मत भिजवाओ, ये डायरेक्टली सामान ना इस पार्टी को भिजवा दो। तो मैंने क्या किया, आपकी डायरेक्शन से वो सामान दूसरी पार्टी के वहां पर पहुंचा दिया। तो मेरा क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि जो मैंने गुड्स की सप्लाई की, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा। तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर केस बिल टू शिप टू वाला होगा ना, बिल टू शिप टू का मतलब क्या होता है कि बिल किसी और के नाम पर, शिप किसी और को होगा। तो उस केस में जिसने डायरेक्शन दी होगी ना, जिसने डायरेक्शन दी होगी, उसका प्लेस जो होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। बस ये बात ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप ध्यान रखना, 3 लोग हैं, एक मैं और एक आप और एक जिसको सामान जा रहा है। तो जो आपने मुझे डायरेक्शन दी है, तो जो आपकी लोकेशन होगी ना, वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, आपकी आपकी ऑडियो बंद है, ऑडियो बंद है, आपकी ऑडियो बंद है। हेलो हाँ जी, सर, अब आ रहा है आवाज? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर, सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 में जो एक्सेप्शनल और स्पेशल केसेस है हमारा, उसमें लोडिंग एकोमोडेशन और एकोमोडेशन फॉर फंक्शंस वाला पॉइंट है सर। वो एक बार दोबारा बोलो। सर, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में एक्सेप्शनल
और स्पेसिस केसेस बोल के है, उसमें हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई करते हैं डायरेक्टली रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, लॉजिंग, अकोमोडेशन फॉर फंक्शंस। उसके अंदर वो तो ये है कैसे ना कि करते हैं प्लेस जहां ऑफ सप्लाई उसके का अंदर बताइए उसके ना। अंदर ये है कि जहां पर भी एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, मतलब जहां पर प्रॉपर्टी लोकेट करेगी ना, उसकी लोकेशन जो होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका बनेगा। इट मींस अगर कोई भी सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है तो जहां पर वो प्रॉपर्टी लोकेट करती है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा उसके अंदर। और अगर प्रॉपर्टी मोर देन वन लोकेशन पर है तो फिर वैल्यू के प्रोपोर्शन में हम निकालते हैं उसका प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है सर। ठीक है, चलो। सर एक था, हाँ जी। यस सर, सर लास्ट, हाँ जी। कि जो गुड्स और सर्विसेज का हम लोग सप्लाई करते चेंज इन रेट ऑफ टैक्स बिफोर द चेंज ऑफ रेट, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, मतलब वो कैसे करते, 3 इसका रहता है हमारा सेक्शन, ये 14 है कि हम हाँ लोग हाँ इनवॉइस पहले देते हैं, फिर कभी है ना हम लोग पेमेंट करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसमें आपको ये डाउट है कि उसमें हम कैसे पीओटी निकालते हैं? सर। चलो, ये सेम डाउट वैसे मेरे पास ना, जो मैंने अभी 2 सेशन आज सुबह भी लिए हैं उन दोनों के अंदर भी सेम डाउट आया है, बट फिर भी क्लियर कर देता हूँ एक बार दोबारा से। जो आपका सेक्शन 14 पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का है, उसके अंदर ना आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि आपकी जो सर्विस कंप्लीट हुई है, मतलब जो सप्लाई कंप्लीट हुई है वो कहाँ पे हुई है। या तो वो रेट चेंज होने के बाद कंप्लीट हुई होगी या वो रेट चेंज होने से पहले कंप्लीट हो चुकी होगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने आपको सप्लाई की, अब अगर मैंने आपको सप्लाई की है तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि आप ये चेक करो ये सप्लाई कंप्लीट कब हुई है। इट मींस जिस टाइम जीएसटी का रेट चेंज हुआ उसके बाद कंप्लीट हुई या उससे पहले कंप्लीट हुई। अब अगर ये सप्लाई जब भी कंप्लीट हुई है रेट चेंज से पहले या रेट चेंज के बाद में, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कंप्लीशन के साथ कौन सा एलिमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो मेरी सप्लाई जो है वो रेट चेंज के बाद कंप्लीट हुई है और इनवॉइस भी रेट चेंज के बाद है, बट पेमेंट पहले है, तो कंप्लीशन के साथ मेरा क्या है, इनवॉइस है ना, तो इनवॉइस की डेट जो होगी वो मेरा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन आ जाएगा। ठीक है नी? अगर मान लो कंप्लीशन बाद में है, पेमेंट भी बाद में है, इनवॉइस पहले है, तो कंप्लीशन के साथ क्या है, पेमेंट है, तो पेमेंट की डेट जो होगी वो मेरा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन आ जाएगा। ऑलवेज ये बात ध्यान देना कि सेक्शन 14 में कंप्लीशन की डेट कभी भी पॉइंट ऑफ टैक्सेशन नहीं बनेगी, या तो बनेगी इनवॉइस या बनेगी पेमेंट, बस ये बात ध्यान देना। पर सर इसमें तो बिफोर और आफ्टर मेंशन किया हुआ है कि जब चेंज होगा और तब आफ्टर, तो कंप्लीशन कैसे लेंगे हम लोग? नहीं नहीं नहीं, वही तो हमें देखना है कि अगर अगर कंप्लीशन बिफोर है तो कंप्लीशन के साथ क्या है वो पीओटी बनेगा, अगर कंप्लीशन आफ्टर है तो भी कंप्लीशन के साथ क्या है वो पीओटी बनेगा, मतलब कंप्लीशन के जो साथ होगा ना वो पीओटी बनेगा, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है। ठीक है, चलो। अच्छा एक मिनट रुकना, अगला डाउट मेघा। थैंक यू सर। ओके, अगला डाउट मेघा, आप अपना अनम्यूट कर लो वहां से। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। थैंक यू सो मच सर ये क्लासेस लेने के लिए। मैं एग्जीक्यूटिव से आपकी बिग फैन हूँ। लाइक आपने बोला ना लास्ट सेशन में कैरी मिनाती का, उससे ज्यादा फैन आपकी फॉलोइंग डेफिनेटली होगी स्टूडेंट्स के मामले में। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। चलो बताओ, डाउट्स बताओ। सर क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ फॉर फंड्स क्या होता है। मतलब बाकी सारे क्वेश्चंस समझ में आ जाते हैं रीड करने पर, ये वाला याद ही नहीं रहता कि एग्जैक्टली ये नहीं, बोलना क्या इसका है। मतलब तो ये होता है कि जिसकी जेब पर बर्डन आएगा उसी को रिफंड मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट ने ना एक कॉन्सेप्ट निकाला हुआ है, जैसे एक बात ने सोच के बोला, आपने रिफंड का चैप्टर किया था। अब रिफंड के चैप्टर में ना, अगर आपको शायद थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो, मैंने कहा था कि रिफंड या तो एप्लीकेंट के अकाउंट के अंदर जाएगा या कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर जाएगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि रिफंड एप्लीकेंट को तब मिलेगा अगर बर्डन जो है ना, अगर बर्डन उस पर्सन की जेब पे आया होगा। इट मींस अगर उसने बर्डन पास ऑन कर दिया। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो मैंने आपको सामान सप्लाई किया, ठीक है नी। अब अगर मैंने आपको सामान सप्लाई किया, उस सामान की वैल्यू पर मैंने जीएसटी एप्लीकेबल कर दिया, अब जीएसटी का बर्डन किसकी जेब पर आ गया, आपकी जेब पर आ गया। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जब कोई पर्सन रिफंड लेने के लिए आएगा ना, तो हम ये चेक करेंगे जिसकी जेब पर बर्डन होगा उसी को रिफंड मिलना चाहिए। और अगर वो पर्सन हमसे रिफंड लेने के लिए नहीं आया तो फिर ये सारा का सारा पैसा हम कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर डाल देंगे।
ठीक है, तो जो आपने मुझसे रूल पूछा है ना, उस रूल का मतलब ही ये है, उसके अंदर हम यही चेक करते हैं कि बर्डन जिसकी जेब पर हो, रिफंड उसी पर्सन को मिले, कहीं गलत रिफंड किसी के पास ना चला जाए। लाइक इसमें पूछा है कि एप्लीकेबल इन रिफंड्स है, मतलब वेदर प्रिंसिपल अनजस्ट विल बी एप्लीकेबल इन रिफंड्स। हाँ तो बिल्कुल, यहाँ पे जो एक्सेप्शन के केसेस बोलती है, मतलब एक्सेप्शन, जीरो एक्सेप्शन डेटेड हो वही गया है ना, रिफंड ऑफ सच गुड्स एक्सेप्शन एंड वही ऑल। है, मैं वही बता रहा हूँ, एक्सेप्शन वही है कि अगर आपका बर्डन पास ऑन नहीं है, फॉर एग्जांपल जीरो रेटेड सप्लाई है, ठीक है, या एसईजेड को सप्लाई है, उस केस में जो है वो डायरेक्टली एप्लीकेंट को मिल जाता है फिर, और अगर एप्लीकेंट के पास नहीं गया तो फिर वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर रहेगा, तो वो उसी की बात कर रहे हैं। ओके। और सर एक रिक्वेस्ट है कि ना, अभी इंस्टीट्यूट ने एक नया प्रैक्टिस मैनुअल निकाला है हमारे, तो अगर उसमें वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो न्यू है, जैसे इनवॉइस वाले थे, तो उसमें भी बहुत सारे डाउट वैसे नहीं है लेकिन अमेंडेड है ना, तो अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज जो दरबार आप स्टार्ट कर देना, उसमें प्लीज स्टार्ट आप करिएगा अगर आप पॉसिबल है तो प्रैक्टिस। प्रोफेशनल का कह रहे हो, प्रोफेशनल का? ठीक है, हाँ सर। ठीक है, ठीक है। हाँ अब हाँ बट सर, एक बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, जो पर आईसीएसआई ने, 2020 मैं आपकी जुलाई बात सुन, 2020 का। आईसीएसआई ने जो भी नया प्रैक्टिस मैनुअल निकाला है, उसके अंदर भी उन्होंने आईटीसी वाला क्वेश्चन गलत किया हुआ है, उन्होंने एज पर ओल्ड लॉ किया हुआ हाँ है। सर पता है। हाँ, तो ये थोड़ा ध्यान से करना, ऐसा ना हो कि आप सेम पैटर्न फॉलो करते रहो, आपको लेटेस्ट अमेंडमेंट साथ में करके चलनी है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने उसको नया निकाल तो दिया, बट हाँ अभी भी काफी वो सारी तो अमेंडमेंट था। उन्होंने बीच में इनकॉर्पोरेट नहीं की। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो होंगे जो ना, वो मैं लास्ट शाम, आईटी। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं शाम के सेशन में आपको ऑटोमेटिकली करवा दूंगा। ठीक है, अगला डाउट है जी हाँ पलक, हाँ, वो उसमें आईटीसी वाले क्वेश्चंस में 2-3 था सर, इसीलिए पलक थैंक यू सो पलक मच सर। पलक। हाँ जी पलक जी, पलक आपका डाउट है? हेलो। हाँ पलक, आपका डाउट है? जी सर, हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग जी, बोलो। सर मैं आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। अच्छा। सर एक्चुअली ना मेरे डाउट्स ये है कि पहला तो है कि आर्टिकल 271 जो आपने करवाया था, तो वो एक बार आर्टिकल क्लियर कर दो, और उसमें जो आईजीएसटी की अपॉर्शनमेंट आपने करवाई थी कि आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड होता है, एंड देन फर्दर जो सीजीएसटी का पोर्शन है वो फिर हम एसजीएसटी और सीजीएसटी में डिवाइड करते हैं, वो एक बार क्लियर कर दो। मतलब आपका डाउट ये है कि जो आईजीएसटी पोर्शन करते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी में, फिर सीजीएसटी पोर्शन भी हम एसजीएसटी को करते हैं, वो क्यों करते हैं? वो मतलब किस बेसिस पे करते हैं, लॉजिक क्या है और किस तरह से वो अच्छा, क्वेश्चन रहता है? यही सेम डाउट वैसे मेरे पास आज सुबह के डाउट सेशन के अंदर भी आया था, उसके अंदर मैंने लॉजिक बताया था, ये वाला एक बच्चे का सेम ही डाउट था कि सर ऐसा हम क्यों करते हैं। एक बार मैं 2 मिनट के अंदर फटाफट से दोबारा क्लियर करता हूँ, अगर आपको फिर भी डाउट होगा ना, तो मैंने यूट्यूब पे डाउट सेशन आज डाला हुआ है सुबह का, उसमें एक बार आप दोबारा चेक करते हो, स्टार्टिंग में ही है, बट एक बार मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। आईजीएसटी आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल है, आप सबने पढ़ा होगा। उस आर्टिकल 269 कैपिटल ए के अंदर ये लिखा हुआ है कि आईजीएसटी के 2 टुकड़े करते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। फिर जो सीजीएसटी होता है ना, जो सीजीएसटी का रेवेन्यू है वो जाता तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बट वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं मिलता, उसमें से कुछ हिस्सा में स्टेट गवर्नमेंट को भी देना होता है। और ये बात कहां पे लिखी है? आपने जीएसटी में आर्टिकल नंबर 270 याद करो, हमने क्लास में किया था। अब ये ऐसा हम स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट क्यों करते हैं, उसका सिंपल सा लॉजिक है। जिस टाइम इंडिया में जीएसटी नहीं था, उस टाइम इंडिया में 17 टैक्स थे, उन 17 टैक्स में 9 सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, 8 हमारे स्टेट गवर्नमेंट के थे, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स होते थे वो लिस्ट 1 में होते थे, और लिस्ट 1 में जो भी टैक्स होते थे आप सब जानते हो, उसमें से कुछ हिस्सा हम स्टेट गवर्नमेंट को भी देते हैं। अब जब वो नो टैक्स खत्म हो गए, तो उस नो टैक्स खत्म होने के बाद सीजीएसटी आ गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भाई सीजीएसटी जो है ना वो सारा का सारा हमारा है, बट स्टेट गवर्नमेंट ने बोला जी आपका ये सारा क्यों है, क्योंकि अगर जीएसटी ना होता तो जब वो नो टैक्स होते उसमें से भी तो कुछ हिसाब हमें देते। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, आर्टिकल 270 में एक अमेंडमेंट डाल दी कि जो एसजीएसटी है वो तो स्टेट गवर्नमेंट का है, जो सीजीएसटी है उसमें कुछ हिस्सा स्टेट का है और कुछ उसमें सेंट्रल का होगा। अब वो कितना होगा वो डिपेंड करता है प्रैक्टिकल लाइफ में, जो स्टेट डेवलप्ड होंगी उनको कम मिलेगा, जो स्टेट डेवलप ज्यादा नहीं होंगी उनको ज्यादा मिल जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन, एंटी प्रॉफिटिंग क्लोज। कौन सा? एंटी प्रॉफिटिंग क्लोज। एंट्री प्रॉफिटिंग क्लोज। एंटी प्रॉफिटिंग क्लोज क्या होता है? ओके, एंटी प्रॉफिटिंग क्लोज का मतलब ये होता है, आप मुझे एक बात बताओ, जिस टाइम इंडिया में जीएसटी आया था ना, आप सब जानते हो गवर्नमेंट ने क्या कहा था, जीएसटी आने के बाद जो है ना इंडिया में प्राइस कम हो जाएंगे,
एक्चुअल में प्राइस कम हुए थे, लोगों ने प्राइस कम नहीं किए। अब जब आगे सप्लायर ने प्राइस कम नहीं किए, हमने गालियां देनी स्टार्ट कर दी गवर्नमेंट को कि हाय हाय गवर्नमेंट ने प्राइस कम नहीं किए, गवर्नमेंट ने धोखा कर दिया, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ था। अब होता क्या था कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक गुड्स है, उस गुड्स पर क्या किया गवर्नमेंट ने, जीएसटी का रेट कम कर दिया, सप्लायर को भी पता लग गया रेट कम हो गया, बट सप्लायर ने आगे कस्टमर से क्या किया, सेम प्राइस चार्ज किया। अब अगर कस्टमर ने सेम प्राइस चार्ज किया तो कस्टमर को लगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम प्राइस चार्ज हो रहा है, पहले भी सेम था आज भी सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब गवर्नमेंट को यह पता लगा कि भैया सप्लायर ने प्राइस कम ही नहीं किए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस काम को रोकने के लिए ना एक क्लोज बना दिया, एंटी प्रॉफिटरिंग क्लोज। प्रॉफिटरिंग का मतलब होता है मुनाफाखोरी, प्रॉफिटरिंग का मतलब होता है मुनाफाखोरी, मुनाफाखोरी का मतलब क्या होता है, घपलेबाजी करना, चोरी करना। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई सप्लायर ये मुनाफाखोरी करेगा ना, उसको रोकने के लिए हम एक अथॉरिटी बना चुके हैं, दैट इज एंटी प्रॉफिटरिंग क्लोज। ठीक है, चलो जी। बाकी अब ये डाउट है, दीक्षा 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 है यहाँ पर अभी? हाँ हाँ जी बोलो सर। एक बार फिर कंटेनर सप्लाई वाला बता दीजिए। कौन सा बता दूं सर? कंटेनर सप्लाई। अच्छा ठीक है, अपने एक बार वहां से ऑडियो बंद कर लेना। कॉन्टिन्यूस सप्लाई का मतलब ये होता है ऐसी सर्विस जो लगातार 3 महीने या उससे ऊपर तक चलती है। अब एक बात में सोच के बोला, जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन की सर्विस है, टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है, ठीक है जी, इंटरनेट की सर्विस है, ये सारी की सारी सर्विस नॉर्मली क्या होती हैं, ये कॉन्टिन्यूस सप्लाई सर्विस होती है। तो लो ये बात कहता है कि अगर कोई सर्विस लगातार 3 महीने या उससे ऊपर चलेगी ना, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सप्लाई सर्विस। और याद करो आपने क्लास में जब पॉइंट ऑफ टैक्सेशन वाला टॉपिक किया होगा, उस पॉइंट ऑफ टैक्सेशन वाले टॉपिक में आपने ये बात की होगी कि अगर कोई सप्लाई कॉन्टिन्यूस सप्लाई सर्विस होती है ना, उसका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन हम अलग तरीके से निकालते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो, याद आ रहा है दीक्षा आपको? ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस सप्लाई सर्विस का मतलब क्या होता है, ऐसी सर्विस जो लगातार 3 महीने या उससे ऊपर चलेगी, उस सप्लाई को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सप्लाई। ठीक है, चलो अगला डाउट मेरे सामने यहाँ पे है, दुर्गा। दुर्गा आपका डाउट है? ये नालायक कौन आ गया ये बीच में, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक? ये कैसा कैसे नाम रखते हो, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक? चलो और बताओ जी, परवीन आपका डाउट है जी, परवीन अग्रवाल जी। हेलो एक सेकंड हेलो। हाँ दिवांशी, हेलो एक सेकंड रुक जाओ। परवीन आपका डाउट है? हाँ सर, मेरा डाउट है। हाँ जी बोलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा एक्चुअली था इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को लेके। मेरा जैसे मैं सर एक कहता हूँ, सपोज मैं किसी कंपनी में एम्प्लॉई हूँ, बीइंग, तो कंपनी मुझसे कहती है कि वी विल बियर योर रेंट एक्सपेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। तो मैं जहाँ रहता हूँ, अगर लैंडलॉर्ड टैक्स इनवॉइस रेज करता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें वो जीएसटी चार्ज कर देता है, और रेंट का बिल भी चार्ज करता है जीएसटी चार्ज करके कंपनी के नाम पे। तो क्या उस केस में इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी इनपुट मिलेगा और रेंट पे भी मिलेगा क्या कंपनी को जीएसटी इनपुट? इलेक्ट्रिसिटी पे तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। हाँ, तो बट सर अगर लैंडलॉर्ड से टैक्स इनवॉइस रेज कर रहा है और वो जीएसटी चार्ज करता है उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पे ही, इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी कैसे चार्ज कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी तो जीएसटी से बाहर है। ठीक है। ओके, और सर रेंट के ऊपर सर? हाँ रेंट के ऊपर, आप रेंट के ऊपर तो चार्ज कर सकते हैं ना, रेंटिंग की तो सर्विस है, तो उसके ये पीछे से ऑडियो अपनी बंद करो, जिनकी ऑडियो ऑन है प्लीज ऑडियो बंद करो। हाँ जी, हाँ परवीन बोलो। सर रेंट के ऊपर, जैसे रेंट के ऊपर सर आप कहते हैं कि जैसे इनपुट मिलेगा कंपनी को, बट एक्चुअली सर मेरा ये डाउट आता है क्योंकि कहीं ये तो क्वेश्चन की कंपनी में बाद में ये क्वेश्चन तो नहीं आ गई, बिकॉज दैट इज माय रेजिडेंशियल पर्पस के लिए रेंट है मेरा, वो तो कंपनी का फर्दर ऑफ बिजनेस माना जाएगा सर ये रेंट एक्सपेंस? नहीं वैसे नहीं माना जाएगा, बट अगर आपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन दिया है ना, तो उस केस में वो एक बार आईटीसी क्लेम कर लेंगे, बट अगर बाद में वेरिफिकेशन हुई तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, हाँ सर यही डाउट आ रहा था क्योंकि वो बाद में रिवर्स करना पड़ जाएगा सर अगर वेरिफिकेशन। बिल्कुल अगर पता लग गया तो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके जी, हाँ हर्षित आप बोलो। हर्षित, हाँ जी। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा सर, पहले तो ये कंफर्म करना था कि सर ये बाइंग रेट और सेलिंग रेट ऑफ एक्सचेंज जो आपने बताया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में, रूल नंबर 32 है शायद,
हाँ जी, हाँ जी। तो सर ये CS एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट है? मतलब देखो, न्यू सिलेबस के अगर एग्जाम है तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ओल्ड सिलेबस के एग्जाम में, जिनके एग्जाम ओल्ड सिलेबस के, उनके एग्जाम में कोई भी जीएसटी के रूल एप्लीकेबल नहीं है। बट सर प्रोफेशनल मेरा के ओल्ड एग्जाम में, सिलेबस का ही है। हाँ, तो ओल्ड सिलेबस के एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, और सर एक चीज और पूछनी थी। हाँ जी। सर ये चालान और ई वे बिल कौन कौन से केसेस में चलता है, मतलब इशू होता है? दोनों अलग अलग, इसमें डिफरेंस कैसे देखें? नहीं, ई वे बिल तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, चालान एक अलग कॉन्सेप्ट है। ई वे बिल का मतलब तो यह है कि अगर आप गुड्स की मूवमेंट कर रहे हो, उसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर है, तो उस केस में ई वे बिल जनरेट होगा। चालान का अच्छा। मतलब क्या होता है कि जहां पे हम कोई काम ना सप्लाई में कवर नहीं होता। फॉर एग्जांपल, प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। अब हाँ अगर सर, उसमें प्रिंसिपल ने डाउट जो था। वर्कर को दिया, उस केस में वो काम सप्लाई तो है नहीं, बट उस केस में चालान इशू करना जरूरी है। जैसे मान लो आज मेरी ऑल ओवर इंडिया बुक्स जाती हैं, तो जब मैं बुक्स डिस्ट्रीब्यूटर को, मतलब जो दुकान वाले होते हैं, जब मैं उनको बुक्स भेजता हूँ ना, तो मैं एक चालान काटता हूँ। रीजन बीइंग, क्योंकि वो अच्छा मेरा बुक्स भेजना भी सप्लाई नहीं है। तो अच्छा। सिंपल सी बात है, चालान एक डॉक्यूमेंट है जो इस चीज का एविडेंस देता है कि आपने गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर दी है, और जब वो ट्रांसपोर्टेशन विद मॉनेटरी कंसीडरेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उस केस में फिर वहां पर आपको इनवॉइस काटना पड़ेगा। हाँ बट सर एक एक डाउट और था, लेकिन जैसे ई वे बिल में हम पढ़ते हैं कि वो मूवमेंट ऑफ गुड्स पे इशू होता है, ऐसे चालान में जैसे आप प्रिंसिपल से कोई जॉब वर्कर देते हो, तो उसमें सर गुड्स। क्या चीज? आपकी आवाज कट रही है बीच में। सर जैसे मैं कह रहा था, जैसे मूवमेंट है गुड्स का, तो उसमें ई वे बिल इशू होता है जहाँ मूवमेंट होता है। हाँ जी। लेकिन चालान, जैसे आपने कहा कि मैंने प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को भेजा सामान, तो सर आपने डिलीवरी करी, मतलब कि वहाँ मूवमेंट हो गया गुड्स का, तो वहाँ हाँ, तो सर वहाँ भी ई वे बिल इशू होना चाहिए था। वहां पे हाँ बिल्कुल। हाँ तो सर इसी चीज में कंफ्यूज है कि मूवमेंट में एक्चुअली ई वे बिल इशू होता है या फिर चालान, क्योंकि नहीं नहीं सर नहीं नहीं, देखो, दिक्कत। चालान, आप मेरी बात समझो, चालान के अंदर हाँ कोई जी। भी आपकी ना वैल्यू की लिमिट नहीं है ना 50,000 रुपए की। चालान तो इशू अच्छा होगा ही अच्छा। होगा। ई वे बिल क्या है कि 50,000 से ऊपर अगर वैल्यू होगी तब ई वे बिल कटेगा, वरना नहीं कटेगा। अदरवाइज जनरेट नहीं होगा। अगर जैसे कि कोई में मूवमेंट हो रहा है गुड्स का और उसकी वैल्यू 50,000 से कम, तो उसमें चालान इशू होता है। हाँ, उसमें चालान इशू होगा बिल्कुल। अच्छा, और सर एक और डाउट था कि कहाँ गया? आ गया। ये नलायक कौन है फिर बीच में आ गया सर ये बच्चा? हाँ जी। सर ये जो मैंने वो देखी थी आपकी 18 आवर्स की वाली जीएसटी रिवीजन हाँ क्लास, जी। तो हाँ जी। उसमें आपने एक चीज बताई थी कि इंटर स्टेट और इंटर स्टेट का मतलब हमेशा वही नहीं होता कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और ये आपने वो बताया था कि जहाँ पीओटी और एक चीज और जहाँ अलग अलग हो वो इंटर स्टेट है, और हाँ जहाँ जी। पीओटी और एक चीज सर याद नहीं आ पीओटी रहा, नहीं वो नलायक, एक प्लेस ऑफ सप्लाई। पीओटी नहीं। पीओ अलग अलग होते हैं क्या? अरे हाँ। अरे हाँ, क्या मतलब हाँ है? सर। पेपर है इस बार जुलाई में कि नहीं है? हाँ सर जुलाई में। सर प्लीज वही बता दो, इसमें इतना कंफ्यूज हो रहा था। चलो ठीक है, पहले ऑडियो एक बंद और। करो फिर बता रहा हूँ। ठीक है जी। इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर मैंने ये बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो मैंने सेम स्टेट में सप्लाई की तो नॉर्मली लोग बोलते हैं इंट्रा, दूसरी में सप्लाई की तो नॉर्मली लोग बोलते हैं इंटर, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जहां पे सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर ये दोनों सेम स्टेट में होंगे ना, फिर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। और अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर ये दोनों डिफरेंट स्टेट में है, डिफरेंट यूटी में है, डिफरेंट कंट्री में है, या वन स्टेट और वन यूटी में है, तो उस केस में वो बनेगा इंटर स्टेट सप्लाई। अब प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आप निकाल लोगे, सप्लायर की लोकेशन पता होगी, इन दोनों लोकेशन को मैच कर लो, अगर ये दोनों सेम स्टेट में होंगे तो इंट्रा बन जाएगा, नहीं तो वो इंटर बन जाएगा। सर मतलब अगर एक स्टेट में अगर इन दोनों की लोकेशन अलग भी हुई तो भी ये इंटर माने जाएंगे? किन दोनों की लोकेशन? मतलब जैसे प्लेस ऑफ सप्लायर और दूसरे जो आप कह रहे हो उसकी अगर हम देखते हैं, अगर एक ही स्टेट में रह के भी। हाँ हाँ, देखो, हमें अल, रिसीवर और सप्लायर की लोकेशन, हमें सिर्फ सप्लायर की लोकेशन देखनी है और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगा वो देखना है। हाँ प्लेस अब ऑफ प्लेस, सप्लाई। हाँ, अच्छा। प्लेस ऑफ सप्लाई और सप्लायर की लोकेशन अगर सेम स्टेट में है तब वो इंट्रा बनेगा, नहीं तो वो इंटर बन जाएगा।
अच्छा सर, ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, ये आज तक समझ में नहीं आया। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, चलो मैं 2 मिनट के अंदर फटाफट समझा रहा हूँ, वैसे मैं डाउट ले चुका हूँ, उसके बाद हाँ फिर जी। बाकी मैं डाउट लूंगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब ये होता है, मे भी आप में से अगर किसी बच्चे का डाउट हो प्लीज ध्यान सुन लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पक्का बनता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है कि जैसे आज एक हेड ऑफिस हम क्रिएट कर देते हैं, उस हेड ऑफिस का ना सिर्फ एक काम होता है कि आगे से सर्विस लेकर उस सर्विस का बेनिफिट जो है अपनी ब्रांचेस को पहुंचाना। ठीक है जी। अब होता क्या कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरी कई सारी ब्रांचेस हैं, तो मैंने क्या किया, एक हेड ऑफिस क्रिएट कर दिया। अब वो क्या करेगा, आगे से सर्विस लेगा, उस सर्विस का बेनिफिट आगे वाली ब्रांचेस को देगा। तो गवर्नमेंट ये बात बोलती है कि जो ये हेड ऑफिस है ना, इसके नाम पर उस सर्विस का इनवॉइस कटेगा, यही पर्सन आईटीसी बुक करेगा, और ये आईटीसी बुक करने के बाद क्या करेगा, अगले वाली ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसका मेन काम सप्लाई करना तो है ही नहीं, इसने सिर्फ क्या किया, सर्विस ली, उसका फायदा आगे पहुंचाया। तो जो भी इसने उस सर्विस का आईटी से अपनी बुक्स में बुक किया होगा ना, उसको फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, वो अपने चैप्टर में किया होगा कि आईजीएसटी हमेशा आईजी की तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सीजीएसटी सीजीएसटी और जीएसटी की तरह करते हैं, और एसजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी की तरह करते हैं। ठीक है, चलो ओके जी। और बताओ री। हाँ ओके जी। हाँ हाँ बोलो, आप बोलो। हेलो सर। हाँ जी दिवांशी। दिवांशी। हाँ जी सर। हाँ बोलो, आपका डाउट बोलो। हाँ जी सर। हाँ जी बोलो। हाँ जी सुन ली मैंने आपकी बात। सेक्शन 290 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में सर प्रिंसिपल सप्लाई है, उसकी डेफिनेशन है सर, वो एक्सप्लेन कर दो एक बार। प्रिंसिपल सप्लाई की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दो मतलब? सर जो सेक्शन 290 में है सीजीएसटी एक्ट में, जो कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई है। नहीं सर, सेक्शन 290 में जो सीजीएसटी एक्ट में प्रिंसिपल सप्लाई की डेफिनेशन है। वही तो नालायक, वही तो बता रहा हूँ। जो कंपोजिट सप्लाई, आप मुझे बताओ ना, कंपोजिट सप्लाई हम किसे कहते हैं? जो नेचुरल बंडल होता है उसमें एक सप्लाई आपकी प्रिंसिपल सप्लाई होती है, और प्रिंसिपल सप्लाई किसे कहते हैं वो सेक्शन 290 में डिफाइन है ना। हाँ जी सर। हाँ तो उस डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है, उस डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब ये होता है जिसमें पूरी सप्लाई के एसेंशियल कैरेक्टर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने आपको सप्लाई की लैपटॉप प्लस लैपटॉप बैग, तो लैपटॉप प्लस लैपटॉप बैग में प्रिंसिपल क्या दिख रहा है आपको? लैपटॉप दिख रहा है ना, मतलब पूरी सप्लाई का एसेंशियल पार्ट क्या बन गया? लैपटॉप बन गया। तो गवर्नमेंट ये बात बोलती है इसको हम प्रिंसिपल सप्लाई में कवर करेंगे। ठीक है, जैसे आपका बोर्डिंग स्कूल हो गया, अब बोर्डिंग स्कूल में क्या है, एजुकेशन भी है, खाना पीना भी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी है, वहां पे रहना भी होता है। तो इन सब में प्रिंसिपल क्या हो गया, एसेंशियल क्या हो गया, एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। ओके सर, एक और डाउट है। हाँ जी हाँ बोलो बोलो। एंटी प्रॉफिटिंग क्लॉज क्या होता है सर, इसको एक्सप्लेन कर दो। हाँ अभी तो मैंने 5 मिनट पहले बताया, आप अब कब आए थे? सर अभी आई हूँ। अच्छा फिर ऐसा करना, ये सेशन ना मैं भी यूट्यूब पे डालूंगा, तो एक बार 10-15 मिनट के बाद जरूर देख लेना, मैंने अभी पूरा समझाया एंटी प्रॉफिटिंग क्लोज। ये नालायक कौन है, मॉडल टाउन में मारे गिरियां। हाँ जी, अब और अगला डाउट मैं लेता हूँ जी। अगला डाउट बताओ किसका है जी? मेरा। हाँ आप बताओ, रेडमी जिसको रखा हुआ है। हेलो। हाँ जी मुस्कान, आपका अगला लेता हूँ मैं। हाँ जी बोलो। हाँ बोलो, आप बोलो, जिसपे रेडमी लिखा हुआ। आपका ना ऑडियो बंद है, वहां से ऑडियो ऑन करो वहां से। हाँ जी बोलो। सर आप आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। हेलो आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। ये सर मेरा डाउट ये था। बोलो। सर मेरा डाउट ये था कि एक कंसाइनर एक कंसाइनी को जब जीटीएस से सर्विस प्रोवाइड करवाता है तो एक्चुअली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कौन टैक्स पे करता है? कंसाइनर जो फ्रेट पे करेगा वो रिसीवर बन जाएगा और वो पे करेगा। ओके। सर दूसरा डाउट ये था कि आपने जैसा बताया कि जॉब वर्कर के केस में अगर जॉब वर्कर प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में गुड रिटर्न नहीं करता तो फिर जॉब वर्कर लायबल होता है पे करने के लिए। तो एक क्वेश्चन ऐसा था, इनपुट्स नॉट रिसीव्ड बैक विद इन प्रिस्क्राइब टाइम बाय प्रिंसिपल हु इज लायबल टू पे जीएसटी।
एक बार दोबारा से क्वेश्चन बोलो। Inputs not received back within prescribed time by principal, who is liable to pay GST? इधर सुनो ध्यान से, आपने जब मैंने आपको क्लास के अंदर ये बताया था कि अगर प्रिंसिपल जो वर्कर को सामान देगा तो प्रिंसिपल के हाथ में सप्लाई नहीं बनेगा, बट वो सप्लाई कब नहीं बनेगा, अगर वो सामान 1 साल या 3 साल के अंदर सामान वापिस आ जाता है। और अगर वो 1 साल और 3 साल के अंदर सामान वापिस नहीं आता तो प्रिंसिपल के हाथ में सप्लाई बन जाता है और प्रिंसिपल फिर गवर्नमेंट को जीएसटी देने जाता है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में अगर वही लिखा हुआ कि अगर विद इन टाइम लिमिट नहीं आया तो प्रिंसिपल जीएसटी चार्ज करेगा। तो सर उसमें आंसर आपने प्रिंसिपल दिया था। हाँ, तो वही प्रिंसिपल ही तो बता रहा हूँ मैं कि अगर विद इन टाइम लिमिट नहीं आया तो प्रिंसिपल के हाथ में सप्लाई बन जाएगा ना, फिर प्रिंसिपल जीएसटी पे करके आएगा। थैंक यू सर। ओके जी। हाँ जी मुस्कान बोलो फटाफट से। हाँ जी मुस्कान। हाँ सर, आपने जो 18 आवर्स की जीएसटी क्लास में क्वेश्चन अपन ने किया था सर जीएसटी काउंसिल का, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो सर उसमें जैसे टोटल जो मेंबर है वो 33 है राइट, और उसमें से 16 प्रेजेंट है, और सर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर अगर 2 मेंबर है 33% कैसे मतलब कैसे हो जाएगा वो 33.33%? एक बार दोबारा बोलो, एक बार दोबारा बोलो। सर वो एक एग्जांपल था सर जिसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो वो 33 है एंड मेंबर्स जो प्रेजेंट है वो 16 है राइट। तो सर वो जब सेंट्रल गवर्नमेंट के जब सर 2 मेंबर्स जो वो यस बोल देते हैं तो सर वो कैसे पर 33.33% कैसे हो जाएगा सर वो? नहीं, वो मैंने नहीं 33.33 बोला, वो गवर्नमेंट ने खुद ही बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टोटल शेयर है अगर वो दोनों यस बोल देते हैं, मैंने ये बोला हुआ है कि अगर वो दोनों के दोनों यस बोल देते हैं ना तो उस केस में क्या होगा, उसको हम 33.33 मान लेते हैं, और अगर स्टेट गवर्नमेंट के सारे यस बोल देते हैं तो 66.67% मान लेते हैं। अब मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 ही रहेंगे ना? हाँ 2 ही होंगे, 2, एक तो फाइनेंस मिनिस्टर और एक दूसरा ऑफिसर जो। यस ओके। एंड सर एक और डाउट था सर, अल्कोहलिक लिकर पर सर जीएसटी क्यों नहीं लगता सर? क्योंकि स्टेट का मैटर है ना, स्टेट का मैटर है, स्टेट का अगर स्टेट का मैटर होगा उस पर अगर जीएसटी लगा देंगे तो कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना पड़ जाएगा ना, तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा क्यों देगी? ओके। एंड सर बस एक लास्ट डाउट था कि सर वो आपने वीडियो में बोला था सर एक्टिविटी फॉर कंसीडरेशन वेदर ऑलवेज ट्रीटेड एज सप्लाई और नॉट, तो उसका आंसर नो आएगा। यस। हाँ तो सर इसका लॉजिक, इसका मतलब ये है, उसके अंदर ये मैंने बोला था कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ विद कंसीडरेशन में तो क्या वो हमेशा ही सप्लाई में कवर होगा? गवर्नमेंट कहती है नहीं, विद कंसीडरेशन होना चाहिए और इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तभी तो वो सप्लाई में कवर होगा ना। यस सर। तो वो ऑलवेज कभी सप्लाई नहीं बनेगा, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। संगीता आपका डाउट है? हाँ रितु। हेलो सर। अच्छा संगीता बोल रहे हो? सर यस। हाँ हेलो सर। हाँ संगीता आप बोलो। हेलो सर। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ जीएसटी अंदर सबज्यूम्ड अंदर जीएसटी कॉन्सेप्ट बताया सर। कौन सा? टैक्स इज नॉट सबज्यूम्ड अंडर जीएसटी का कॉन्सेप्ट। एक बार दोबारा से क्लियर करो, मुझे आपके साउंड क्लियर नहीं आई। टैक्स नॉट सबज्यूम्ड अंडर जीएसटी। सेक्शन नंबर कौन सा कह रहे हो आप? सेक्शन नंबर 15 क्लास 3 सर। वैल्यूएशन पूछ। हाँ यस। हाँ वैल्यू ऑफ सप्लाई सर। तो वैल्यूएशन में आप जो एडिशन करते हैं वो पूछ रहे हो आप डाउट में? हाँ यस सर। तो उसके अंदर कोई डाउट, क्या आपका डाउट है पर्टिकुलर? सबज्यूम्ड अंडर जीएसटी सर। सब्सिडी कह रहे हो क्या आप? सर 1 सेकंड सर। चलो आप में एक सब्सिडी बोला आपने,
चलो इतने, और कोई डाउट पूछो फिर मैं एक बार दोबारा से पूछता हूँ संगीता से। और किसी का डाउट अगर है यहाँ पे भी? सर मेरा डाउट है। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर मेरा भी डाउट। ओ माय गॉड, एक एक करके पहले एक एक ये पीच मैं अपने आप नाम ले रहा हूँ। सर आई हैव अ डाउट। हेलो हाँ दिशाना आप बोलो जी। यस गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर। वैल्यूएशन रूल्स में रूल नंबर 32। रूल नंबर 32 में क्या डाउट है आपका? सर वो नहीं आ रहे रूल 32 एंड 33। रूल नंबर 32 और 33 पूरा ही नहीं समझ आ रहा? यस सर। आपने YouTube पे वीडियो देखी है मेरे रूल नंबर 32 की पूरी? नहीं सर। हाँ तो एक बार ऐसा करना, रूल नंबर 32 की ना मैंने पूरी कंप्लीट क्लास डाली हुई है विद एग्जांपल। ओके सर। ठीक है, तो उसमें पूरा मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो जून के फर्स्ट वीक में मैं दोबारा से डाउट सेशन रखूंगा, उसमें आप फिर मुझसे डाउट ले लेना, ठीक है? ओके सर। ओके। उसमें रूल नंबर 32 भी मैंने करवाया है और रूल नंबर 33 भी मैंने करवाया हुआ है। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। हेलो हाँ जी सर। हेलो हाँ हेलो बोलो। सर आई हैव अ डाउट। दीक्षा यस सर। हाँ बोलो। सर मुझे ये पूछना था, अगर जैसे सर अगर है ना पाइप हमारी फैक्ट्री में लगे हुए हैं, फैक्ट्री में बिछे हुए हैं, हाँ जी तो सर वो ब्लॉकेज आईटीसी में कवर है या नहीं है? नहीं, उसके अंदर आईटीसी मिल जाएगा आपको। अच्छा, और सर जैसे अगर टेली कम्युनिकेशन टावर लगा हुआ है वो? नहीं, उस पे नहीं मिलेगा वो। मेरे ख्याल सेम क्वेश्चन पहले वाले सेशन के अंदर भी पूछा था किसी ने, उस पे नहीं मिलेगा आपको, उसके अंदर ब्लॉक किया उन्होंने। ओके सर। हाँ जी। और किसी का डाउट जी? हेलो सर मेरा हेलो गुड इवनिंग सर। मेरा भी है। एक सेकंड मैं एक एक करके। हाँ ये जो Vivo 1610। हाँ जी हेलो हाँ जी बोलो। सर मेरा डाउट ये था कि जॉब वर्कर केस में आपने बताया था कि अगर टाइम के अंदर वापस नहीं आते हैं गुड 1 ईयर और 3 ईयर, तो प्रिंसिपल के हैंड में वो सप्लाई है। ठीक है, हाँ जी। तो सर डाउट ये आता है कि प्रिंसिपल फिर एलिजिबल होगा आईटीसी क्लेम करने के लिए बाद हाँ, में? बिल्कुल अगर वो एलिजिबल सप्लाई होगा। हो जाता है तो बिल्कुल एलिजिबल होगा। अगर वो नॉर्मल जीएसटी में कवर हो चुका है और उस गवर्नमेंट ने बोल दिया उसके हाथ में सप्लाई है, तो फिर वो नॉर्मल कंप्लायंस फॉलो होंगे और वो आईटीसी क्लेम करेगा, बिल्कुल क्लेम करेगा। ओके। तो सर सेक्शन 18 में हमने रजिस्ट्रेशन में एक चीज पढ़ी थी कि 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो फिर हम जो है आईटीसी अवेल कर सकते हैं। सेक्शन 18 का सेक्शन 1 है जहाँ तक मुझे याद है। और सर मेरा डाउट ये है, अगर 30 दिन के बाद हो तो क्या होगा? नहीं, उसके अंदर तो ये लिखा हुआ है, अगर आपने 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन डाल दी है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो इफेक्टिव माना जाएगा लायबल से। ठीक है, और जब लायबल से एक दिन पहले का जो स्टॉक होगा उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगर 30 दिन में आप एप्लीकेशन नहीं डालते, फिर इफेक्टिव बनता है जिस दिन सर्टिफिकेट मिला उस दिन से, तो फिर उससे एक दिन पहले का स्टॉक जो होगा फिर हम वो कंसीडर करेंगे। सर दोनों केस में आईटीसी क्लेम कर सकते हैं मतलब? यस बस दोनों के 30 के बाद। हाँ जी ओके, थैंक यू सर। ओके जी, एक सेकंड में अगला डाउट है। हाँ बोलो। मेरा भी डाउट है। बोलो। सर मेरा ये डाउट, सर मैं बोलूं? हाँ बोलो। सर एक आईजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट में एक सर डाउट आता है कि सर जैसे आईजीएसटी का पहले आईजीएसटी से करते हैं और सीजीएसटी और एसजीएसटी एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर। सर सीजीएसटी का सीजीएसटी फिर आईजीएसटी और एसजीएसटी का एसजीएसटी फिर आईजीएसटी। सर डाउट ये आता है कि जैसे एक आता है ऑर्डर ऑफ जीएसटी, ऑर्डर ऑफ जीएसटी में पहले हम लोग आईजीएसटी खत्म करते हैं फिर सीजीएसटी। तो सर बेसिकली डाउट ये आ रहा है कि हम लोग क्वेश्चन में मैनर यूज करेंगे कि ऑर्डर यूज करेंगे मतलब? चलो अब इधर सुनो ध्यान से, मेरे ख्याल से मेरा ना ये लास्ट डाउट होगा क्योंकि 40 मिनट बाद बंद हो जाता है फ्री अपने आप। जितने बच्चों के भी डाउट्स पेंडिंग हैं वो बिल्कुल मत घबराना। 1 जून मतलब ये लगा लो एक। सर आई हैव अ डाउट। मेरी बात सुन तो लो, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं कह रहा हूँ जून के फर्स्ट वीक में मैं दोबारा से ना डाउट सेशन रखूंगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं 1 या 2 दिन में ले लूंगा दोबारा से। ठीक है, चलो अब मैं फटाफट एक और डाउट सेशन रख लीजिए। हाँ टेंशन मत लो, रख लूंगा। अब मैं उस डाउट का रिप्लाई कर दूंगा। ओके सुनो, पहले नालायक डाउट तो सुनो उनका। अब डाउट बच्चे का ये आया है कि सर जो यूटिलाइजेशन है और जो ऑर्डर है इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? देखो एग्जाम में हमें दोनों ही फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमें ऑर्डर फॉलो करना होता है, ऑर्डर के बाद ही यूटिलाइजेशन की बात आती है। देखो ऑर्डर से हमें क्या पता लगता है कि हमें पहले कौन सा क्रेडिट उठाना है,
और जो भी क्रेडिट मैं पहले उठाऊंगा उसको यूज कैसे करना है उसको हम बोलते हैं यूटिलाइजेशन। तो गवर्नमेंट ने बोला पहले तुम उठाओगे आईजीएसटी, उसको यूज करोगे आईजीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी कैसे भी कर सकते हो। जब वो आईजीएसटी पूरा खत्म हो जाएगा फिर तुम उठाओगे सीजीएसटी, फिर उसको यूज करोगे कैसे, फर्स्ट सीजीएसटी और देन आईजीएसटी, और ऐसे ही फिर तुम उठाओगे एसजीएसटी और फिर एसजीएसटी और आईजीएसटी। इस तरह से तुम यूज करोगे। तो ऑर्डर पहले होगा, यूटिलाइजेशन बाद में होगा। ओके सर, ठीक है सर। लेकिन आपने